हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, हम आज आपका चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर की बुक का। और आपके चैप्टर का जो टाइटल है बच्चों वो है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट किस प्रकार से बनता है वो थोड़ा सा इस चैप्टर में बताया गया है। यहाँ पर जो स्टोरी है बच्चों, जिस साइंटिस्ट के बारे में है उनको जो है, जो साइंटिस्ट है उनका नाम है रिचर्ड एब्राइट। और उनको जो है बायोकेमिस्ट्री में, जैव रसायन में जो है बच्चों, और साथ में जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उनको जो है सीएल्स स्कॉलर अवार्ड जो है वो मिला था। और इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने जो है जो बटरफ्लाइज होती हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया था। और इनका जो बटरफ्लाइज की तरफ जो अट्रैक्शन था उसके कारण जो है साइंस की वर्ल्ड में, साइंस की दुनिया में जो है उनके जो डोर्स थे वो ओपन हो गए थे। अब यहाँ पर जो है ये बताया जाएगा थोड़ा सा कि कैसे जो है एक बुक जो है एक टर्निंग पॉइंट बनी है एब्राइट की लाइफ में। कैसे एक बुक को पढ़ करके जो है उनकी लाइफ में एक बहुत मेजर जो है मोड़ आया, और कैसे जो है उनकी मम्मा ने उनकी हेल्प इस सब में की। एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिस्ट वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑफ ऑन हाउ सेल्स वर्क। 22 साल की उम्र में, और उससे पहले वाले साल के मतलब 1 ईयर प्रायर जो है के जो है सबसे अच्छे जो है स्वयं सेवक ने जो है क्या किया, एक नए सिद्धांत के कैसे सेल जो है वो वर्क करती है उस पर जो है उन्होंने थ्योरी बनाई। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। रिचर्ड एच एब्राइट और उनके कॉलेज के रूममेट ने दोनों ने मिलकर के एक्सप्लेन करा एक आर्टिकल में जो कि आया था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। उसमें ये एक्सप्लेन करा कि कैसे सेल हमारी काम करती है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल ने कॉलेज के बच्चों का, इतनी कम उम्र के बच्चों का जो है कोई आर्टिकल छापा था। In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run for first time at bat. अगर हम स्पोर्ट्स की दुनिया में बात करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे कि एक प्लेयर जो है वो चुना जाता है, एक प्लेयर को हम जो है कम उम्र में जो है चुन लेते हैं, और वो उसकी कम उम्र कितनी है, 15 साल की एज है, उसमें उसको चुन लिया जाता है और वो बड़े मैच में जो है जा करके अपनी परफॉर्मेंस करता है। और पहली बार में ही वो बैटिंग करते समय जो है उसके जो प्लेयर के जो हार्मोन्स हैं उन्हें वो गैदर कर लेता है। इस तरीके से बताया गया है। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द लेटेस्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। और रिचर्ड एब्राइट की बात करी जाए तो वो जो है उनके लिए उनकी जो साइंस की फील्ड में जो बहुत सारे अचीवमेंट्स की चेन थी उसमें सबसे पहला कार्य था, और साइंस और उससे रिलेटेड चीज़ों में था ये। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और ये शुरुआत कहाँ से हुई, तितलियों से हुई। इन सब की विज्ञान के क्षेत्र में और उससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उसमें जो है उपलब्धियां हासिल करने की उसकी शुरुआत यहीं से हुई। An only child, Ebrard grew up north of Reading Peninsula। और अपने घर का वो एकमात्र बच्चा था, वो जो है कहाँ पर पला बड़ा हुआ, पेनिनसुला में जो है वो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जो है वो वहाँ पर ही रहा, वहीं पे पला बड़ा। एब्राड कलेक्टेड बटरफ्लाइज, देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर ही सेड। वो कहता है कि वहाँ पर जो है मेरे करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। He said, I certainly couldn't play football or baseball with a team of one। वो कहता है कि मैं वहाँ पर ना तो फुटबॉल खेल पाता था ना बेसबॉल खेल पाता था, क्योंकि मेरी जो टीम थी वो एक ही खिलाड़ी की थी। बट देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन एक चीज़ थी जो मैं वहाँ पर कर सकता था, मैं चीज़ें इकट्ठी कर सकता था। सो ही डिड एंड डिड हर एवर।
और उसने वही किया और वो हमेशा उस काम को करता रहा, वो चीज़ों को कलेक्ट करता था। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। और किंडरगार्टन की कक्षा को स्टार्ट करते हुए एब्राइट ने जो बटरफ्लाइज थी उनको दृढ़ निश्चय के साथ में इकट्ठा करना शुरू किया, जिसने उसकी सारी जो गतिविधियां थी उन सबको उसने उन्हें मार्क कर दिया, सबको चिन्हित कर दिया। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। और साथ साथ बटरफ्लाई से अलग वो क्या इकट्ठा करता था, वो रॉक्स को, फॉसिल्स को और कॉइन्स, सिक्कों को इकट्ठा करता था। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। और वो अक्सर ना कभी कभी क्या करता था, रातों को तारों को देखते देखते ही मतलब एक एस्ट्रोलॉजर भी बन गया था, एक खगोल शास्त्री भी बन गया था। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। और फर्स्ट क्लास से ही उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी से भरा हुआ दिमाग था, कुशाग्र दिमाग था, क्यूरियोसिटी से भरा हुआ उसका दिमाग था, कुशाग्र दिमाग था। और उसके साथ साथ उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, यानी कि उत्सुकता से भरा हुआ था। वो क्लास फर्स्ट से ही उसके अंदर चीज़ों को जानने की उत्सुकता सी बनी रहती थी। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। और उसके पास में एक माँ भी थी जो कि हमेशा उसकी चीज़ों को सीखने की उसकी इंटरेस्ट थी उसको एनकरेज करती रहती थी, उसको हमेशा प्रोत्साहित करती रहती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। और वो ये बताता है कि सॉरी बच्चे, मैंने लाइन मिस कर दी। He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting material and other equipment and helped him in many other ways. उसकी मम्मा उसको ट्रिप्स पे लेके जाती थी, उसके लिए टेलीस्कोप लाती थी, माइक्रोस्कोप लाती थी, कैमराज लेकर आती थी, माउंटिंग मटेरियल्स लेके आती थी उसकी मम्मा उसके लिए। अब माउंटिंग मटेरियल क्या होता है बच्चों? माउंटिंग मटेरियल होता है जो आप माउंटेन पे चढ़ते हैं ना, उससे रिलेटेड पर्वतारोहण से रिलेटेड जो सामान होता है वो भी लेकर के आती थी और दूसरी चीज़ें भी लाती थी और उसको किसी ना किसी तरीके से उसकी वो हेल्प करती रहती थी। I was his only companion until he started school, his mother said. उसकी माँ कहती है जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं करा था तब तक मैं ही उसकी केवल एक साथी थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। और उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगा था तो मैं उसके दोस्त उसके लिए घर लेकर आती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। लेकिन रात को हम दोनों ही रहते थे घर में, हम रात को इकट्ठे रहते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd grade। और रिची मेरा पूरा जीवन था जब उसके फादर गुजर गए थे। उसके बाद जब वो 3rd क्लास में था तब उसके फादर की डेथ हो गई थी। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, हिज मदर सेड। और उसकी मम्मा ये कहती हैं कि हम अपनी हर शाम डाइनिंग रूम की टेबल पर बिताते थे। अगर उसके पास कोई काम करने को नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढ देती थी। फिजिकल वर्क नहीं बल्कि चीज़ें सीखने का काम, चीज़ों को लर्न करने का काम मैं उसके लिए निकाल देती थी। ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न। उसको वो पसंद था, वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। और उसने सीखा जो भी मैं उसे सिखाती थी क्योंकि वो सीखना चाहता था, पसंद करता था इन चीज़ों को। और उसने सब कुछ जो भी सीखा उससे क्या होता था, उसके स्कूल में बहुत अच्छे नंबर आते थे, टॉप ग्रेड्स आते थे, यानी कि वो टॉप करता था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। और रोज़मर्रा के कामों में तो वो और दूसरे जो बच्चे होते हैं, कॉमन बच्चे होते हैं, उनके जैसा ही था। By the time he was in 2nd grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. See list below. और जब वो 2nd क्लास में आ गया था तब तक उसने 25 स्पीशीज़ जो थी बटरफ्लाइज की, वो सब उसने जो उसके होम टाउन में पाई जाती थी वो सब उसने इकट्ठे कर ली थी। यहाँ लिस्ट दी हुई है, उन सब के नाम दिए हुए हैं स्पीशीज़ के, आप देख सकते हैं। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. और अब
वो कहता है कि शायद ये जो है मेरी तितलियों की कलेक्शन का एंड था, लेकिन तभी जो है मेरी मम्मा जो है मेरे लिए एक बुक लेकर के आई। मम्मा ने मुझे एक बुक दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। That book which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector। और वो बुक जिसमें कि ये बताया गया था कि कैसे जो सम्राट तितलियाँ होती हैं वो कैसे जो है अमेरिका के जो है सेंट्रल पार्ट में पहुँची, उसने उसको जो है और ज़्यादा जो है क्या करा, ईगर बना दिया, जिज्ञासु बना दिया उसको जो है। वो जो एक जो ईगर जो एक यंग कलेक्टर था, एक जिज्ञासु युवा कलेक्टर था, वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर रहा था, उसके दिमाग में जो है उसका जो है एक और उसके दिमाग में कुछ जो है उसने क्यूरियोसिटी बढ़ा दी, जिस कारण से उसका साइंस की वर्ल्ड में, साइंस की दुनिया में जो है एक नया रास्ता उसका खुल गया। वो साइंस की दुनिया में एंटर वहाँ से हो गया। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। और किताब के एंड में जो है रीडर्स को इनवाइट किया गया था, उनको आमंत्रित किया गया था कि वो बटरफ्लाइज के जो माइग्रेशन होते हैं उसके बारे में जो है स्टडी करने में जो है हेल्प कर सकते हैं। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक ए और क्वार्टहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। और उनको ये कहा गया कि आप जो है बटरफ्लाइज को जो जिन्हें भी आप पकड़ेंगे आप उन्हें टैग कर सकते हो, उन बटरफ्लाइज को आप टैग कर सकते हो इन डॉक्टर के नाम पर, जो कि कौन थे, जो कि वहाँ की कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में थे, डॉक्टर फेडरिक। एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर Urquhart and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch। अब एब्राइट की माँ ने जो है उनको डॉक्टर को जो है लेटर लिखा और जल्द ही जो है एब्राइट ने जो है एक हल्के से एडहेसिव से जो है उन जो मोनार्च बटरफ्लाइज थी उनके पंखों पर टैग लगाना स्टार्ट कर दिया। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart। और कोई भी जो है उस टैग्ड बटरफ्लाई को देखता था तो उसको ये इंस्ट्रक्शन थी कि आप उस बटरफ्लाई को जो है डॉक्टर अर्कहार्ट के पास में भेज देंगे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर। अब ये रीडिंग नाम की जो जगह थी उसके आसपास तितलियों को पकड़ने का जो समय था वो था गर्मियों के लास्ट में जो 6 हफ्ते थे। वो जो 6 हफ्ते का गर्मियों के लास्ट का जो पीरियड था उसमें जो है तितलियों को पकड़ने का, बटरफ्लाइज को पकड़ने का काम चलता था। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। और अगर आप उनको एक एक करके पकड़ोगे तो आप ज़्यादा बटरफ्लाइज को नहीं कैच कर पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। अब इसीलिए एब्राइट का जो नेक्स्ट स्टेप था, अगला कदम था, वो ये था कि वो बटरफ्लाइज के झुंड को पकड़े। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट दो देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। अब वो क्या करता था, वो मादा मोनार्क जो थी, जो मादा मोनार्क बटरफ्लाई थी वो उसको पकड़ता था, उसके अंडे लेता था और अपने बेसमेंट में, अपने तहखाने में उनकी जो पूरी जो लाइफ साइकिल थी उसके अकॉर्डिंग अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से जो है आपकी जो एडल्ट बटरफ्लाई बनती थी उस पूरी लाइफ साइकिल को जो है अपने बेसमेंट में डेवलप करता था, उसको वहाँ विकसित करता था। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। और फिर वो उन बटरफ्लाइज के पंखों को टैग करता था, उनके विंग्स को, और फिर वो उन्हें वहाँ से जाने देता था। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और काफ़ी सारे सालों तक जो है उसका बेसमेंट जो था वो उन बटरफ्लाइज का घर बना हुआ था, जहाँ पर जो है वो अपने लाइफ साइकिल के जो है, अपने डेवलपमेंट के जो है डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती थी। अब यहाँ पे एक देखिए बुक में टेबल भी बनी है, नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई कलेक्टेड इन 6 weeks। 6 weeks में वो कौन कौन सी टाइप्स की कितनी कितनी बटरफ्लाई कलेक्ट करता था, ये उसका टेबल बना हुआ है। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। आखिरकार जो है इसका जो है बटरफ्लाइज को टैग करने का जो इंटरेस्ट था वो कम हो गया। स्टडीज एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक।
ये काम जो है वो उबाने वाला था, उबाऊ काम था और बेकार का काम था। और वो कहता है इससे कुछ उसको ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिलता था। In all the time I did, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. वो कहता है इतने समय तक वो बहुत हंसते हुए कहता है कि मैंने जितनी बटरफ्लाइज को जो है टैग किया था उनमें से सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज थी जो कि वापस पकड़ी जा सकी, और वो भी कितनी दूर, उसके घर से केवल 75 मील्स की दूरी से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी, वे 75 की मील की जो दूरी थी उसके अंदर अंदर में ही जो है वो पकड़ी गई थी। देन इन 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. जब वो 7th क्लास में होता है तब उसको पता चलता है कि रियल साइंस जो है, वास्तविक विज्ञान क्या होता है, जब वो एक साइंस फेयर में, एक साइंस मेले में गया था और वो वहाँ पर उसने उसमें पार्टिसिपेट किया था और वो वहाँ पर हार गया था। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. वो कहता है बड़ी मतलब एक सैड फीलिंग आती है, एक उदासी भरी फीलिंग आती है जब आप किसी कंपटीशन में से पार्ट लेते हो और आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, जबकि वहाँ बैठे अन्य दूसरे लोगों को सबको कुछ ना कुछ मिलता है, वो कुछ ना कुछ जीतते हैं। His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. अब उसने जो एंट्री ली थी उसने उसमें क्या दिखाया था, उसने वहां पे फ्रॉग्स की जो है स्लाइड्स दिखाई थी माइक्रोस्कोप से। He realized that the winners had tried to do real experiments, not simply take a neat display. उसको वहाँ जाकर के पार्टिसिपेट करके महसूस हुआ, जब वो हारा उसे पता लगा कि वहाँ पे जो लोग बच्चे जो जीते थे उन्होंने जो है रियल एक्सपेरिमेंट्स करने का प्रयास किया था, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए थे, ना कि उन्होंने जो है केवल एक सफाई से जो है एक सुंदर सा जो है डिस्प्ले किया था। Already the competitive spirit that drives Richard Albright was appearing. अब कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट करने की जो फीलिंग होती है वो उसमें जो है दिखाई देने लगी थी, कॉम्पिटिटिव नेचर उसका होने लगा था। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया था कि अगले साल के मेले, साइंस मेले के लिए मुझे जो है रियल एक्सपेरिमेंट करना ही होगा। द सब्जेक्ट आई ड्यू मोस्ट वाज द इंसेक्ट वर्क I had been doing in the past several years. और वो सब्जेक्ट जिस पर के वो इतने सालों से काम कर रहा था उसको समझ आ गया था कि उसको उसी सब्जेक्ट पर जो है और प्रदर्शन करना, इंसेक्ट वर्क पर ही जो है उसे जो है कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि उस चीज़ के बारे में वो बहुत सालों से जानता भी और उन पर वो काम कर भी रहा है। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट अप फॉर आइडियाज एंड केम बैक अ स्टैग ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट। तो उसने क्या करा, डॉक्टर अर्कहार्ट को जो है लेटर लिखा सजेशंस के लिए कि आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं क्या करूं, कैसे एक्सपेरिमेंट्स करूं, और जो है वहाँ से जो है बहुत सारा जो है सजेशंस का जो है ढेर भरमार जो है उसके पास आती है, सुझावों का ढेर उनके पास आ जाता है। Those kept Albright busy all through high school and led to prize projects in country and international science fairs. और उन सब ने जो है हाई स्कूल के दौरान जो है उसको जो है उन सब सजेशंस ने हाई स्कूल के दौरान उनको व्यस्त रखा है एब्राइट को, और साथ में उन्हें जो है नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है साइंस फेयर के दिलाए, उनमें प्राइज दिलाए साइंस फेयर के, नेशनल अपने देश की भी साइंस फेयर के लिए और इंटरनेशनल साइंस फेयर के लिए भी अवार्ड दिलाए। फॉर हिज 8th grade project, Albright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अपने 8th grade के 8वीं क्लास के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने उस रीज़न का, उस कारण का पता लगाने की कोशिश करी जिसके कारण वो वायरल बीमारी होती थी, जिससे जो है कुछ सालों के बाद जो है ये जो आपकी मोनार्क जो बटरफ्लाइज थी ये मर जाती थी। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। एब्राइट को लगा था कि बीमारी जो है बीटल के द्वारा होती है, इसे बीटल नाम का जो कीट है, जो इंसेक्ट है, वो फैलाता है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उसने जो है बीटल्स की मौजूदगी में जो है कैटरपिलर्स को बड़ा करना शुरू करा। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड। वो कहता है मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला सही से।
प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाया वास्तविक। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। लेकिन वो आगे बढ़ता गया और दिखाया उसने कि उसने इस प्रयोग को किया था और इस बार वो जीत गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी द वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। और अगले साल उसने साइंस के मेले में पार्टिसिपेट करा। अब की बार जो उसका प्रोजेक्ट था वो इस सिद्धांत पे था, इस चीज़ को उसको टेस्ट करना था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती है, उनकी नकल उतारती है, उनको इमिटेट करती है। वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। और दूसरी तरफ ये जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो होती हैं ये इन्हें बर्ड्स को खाना पसंद होता है, बर्ड्स इन्हें खाती हैं। बच्चे मैंने एक लाइन इसमें शायद मिस कर दी है। द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। थ्योरी ये थी, सिद्धांत ये था कि जो आपकी जो वाइसरॉयज होती हैं वो दिखाई तो मोनार्क के जैसी देती हैं, क्योंकि मोनार्क जो होते हैं वो बर्ड्स को खाने में अच्छे नहीं लगते, जबकि दूसरी तरफ जो वाइसरॉयज होते हैं वो बर्ड्स को खाने में अच्छे लगते हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। और वो जितना ज़्यादा मोनार्क्स के जैसे दिखाई देंगे, उनकी वो कॉपी किस लिए करते हैं वाइसरॉय, ताकि वो मोनार्क के जैसे दिखाई दे, क्योंकि मोनार्क को बटरफ्लाई को बर्ड्स खाना नहीं पसंद करते हैं। तो जितना वो मोनार्क्स के ज़्यादा मोनार्क बटरफ्लाई के जैसे दिखेंगे उतना ही कम वो बर्ड का डिनर बनेंगे, बर्ड उन्हें उतना ही कम खाना पसंद करेगी। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। अब एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये था देखना कि बर्ड्स क्या मोनार्क्स को खाएंगी। ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। और उसने ये देखा, उसने ये पाया कि जो स्टार्लिंग होती है, जो मैना होती है, वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती है, वो साधारण सा खाना नहीं खाती। इट वुड ईट ऑल मोनार्क्स इट कुड गेट। और वो सारी मोनार्क्स बटरफ्लाइज को खा लेती है जितनी की भी उसे मिले। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय द अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी मोनार्क्स। और एब्राइट उसने फिर बाद में जब रिसर्च उसने ये कहा कि जो दूसरे लोगों ने जो लेटर रिसर्च करी थी इससे ये शो हुआ, उससे ये साबित हुआ कि वाइसरॉयज जो हैं वो मोनार्क्स की कॉपी करते हैं। उसने ये बताया एब्राइट ने कि दूसरे लोगों की बाद में की जो खोज है उन्होंने ये दिखाया है कि वाइसरॉय जो बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी जरूर करती हैं। दिस प्रोजेक्ट प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर। और इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट प्राइज़ जीता और थर्ड डिवीज़न उसकी थर्ड प्राइज़ उसे मिला कंट्री साइंस फेयर में। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। और हाई स्कूल के दूसरे साल में रिचर्ड एब्राइट ने एक रिसर्च शुरू करा, एक अनुसंधान शुरू करा, जो कि उसको एक अनजाने जो कीट था, एक अनजाना इंसेक्ट हार्मोन था, उसकी खोज की तरफ लेकर के गया। उसने एक अनजाना इंसेक्ट हार्मोन डिस्कवर किया। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। और इनडायरेक्ट रूप से उसकी जो नई थ्योरी थी लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में, उसकी तरफ भी ये रिसर्च उसको लेकर के गई। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल। वो जिस सवाल का जवाब देना चाहता था वो बहुत ही साधारण था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। सवाल ये था कि एक मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 यानी कि 12 छोटे छोटे गोल्डन धब्बों का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, वो क्यों है उसकी बॉडी पर। Everyone assumed the spots were just ornamental। हर किसी ने यही एज्यूम करा, यही आकलन लगाया कि ये जो स्पॉट्स हैं ये सिर्फ सजावटी हैं, ऑर्नामेंटल हैं। एब्राइट सेड बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट, कि डॉक्टर अर्कहार्ट वो इस पर विश्वास नहीं करते। टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में एब्राइट और उसके जो दूसरा साथी था, एक साइंस का स्टूडेंट था, उन दोनों ने
एक ऐसा जो है डिवाइस तैयार करा जो कि ये बता रहा था, जो कि ये शो कर रहा था कि जो स्पॉट्स बनते हैं बटरफ्लाई की बॉडी पर, ये जो स्पॉट्स हैं वो उसके फुल डेवलपमेंट, उसकी बॉडी के फुल डेवलपमेंट होने में के लिए जो नेसेसरी एक हार्मोन है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्पॉट है, इसके कारण उनकी बॉडी में हार्मोन बनता है जिस कारण से बटरफ्लाइज का पूरा डेवलपमेंट होता है। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन कंट्री फेयर एंड एंट्री टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और इस प्रोजेक्ट से एब्राइट को पहला स्थान मिला कंट्री फेयर में और उसकी एंट्री हो गई इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ पर उसको जूलॉजी में थर्ड प्लेस मिली। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और उसको साथ में एक मौका मिला गर्मियों में जो है एंटमोलॉजी लेबोरेटरी जो थी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की, उसमें काम करने का। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्च प्यूपा, और क्योंकि वो एक हाई स्कूल जूनियर था उसने अपनी जो है एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू रखा। मोनार्च प्यूपा के जो वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था उनको उसने जारी रखा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लैब ड्यूरिंग द समर। और अब के साल जो है उसके प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला और उसको एक और मौका मिला आर्मी लैब में गर्मियों में काम करने का। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर, और अपने सीनियर ईयर में अपनी वरिष्ठ वर्ष में बड़ी क्लास में आने के बाद में उसने जो है एक और कदम आगे बढ़ाया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्च विंग्स इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। उसने मोनार्क बटरफ्लाई के पंख पे से जो है सेल्स को ग्रो करा, सेल्स को जो है ग्रो करा उसने, और साथ में उसने दिखाया कि जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं और एक जो है नॉर्मल जो बटरफ्लाई है उसके जो विंग्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, पर वो सिर्फ तभी डेवलप होते हैं जब उन्हें वो जो गोल्ड स्पॉट से जो निकलने वाला हार्मोन है वो उन्हें मिले। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला। ही स्पेंड द summer after graduation doing further work at the army lab and at the lab of US Department of Agriculture। उसने जो है ग्रेजुएशन के बाद अपनी गर्मियाँ जो हैं आर्मी की लैब में बिताए और अमेरिका के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसकी लैब में बिताया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एब्राइट वेंट बैक टू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैब्स एंड डिड मोर वर्क ऑन द गोल्ड स्पॉट्स हार्मोन। और अगली गर्मियों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद एब्राइट जो है वापस से जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लैब में गया और उसने गोल्ड स्पॉट से मिलने वाले हार्मोन पर और ज़्यादा जो है रिसर्च करी और ज़्यादा उस पर कार्य करा। यूजिंग द लैब्स सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और उस लैब के जो अत्याधुनिक जो उपकरण थे उनका इस्तेमाल करते हुए, जो वहाँ के जो इतने ज़्यादा डेवलप्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके यूज़ करते हुए जो है उसने जो है उस हार्मोन के जो केमिकल स्ट्रक्चर थे उनको पहचानने में उसको जो है सफलता प्राप्त हुई। अ ईयर एंड a half later during his junior year Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. अब 1.5 साल के बाद में अपने जूनियर ईयर के 1.5 साल के बाद में जो है उसको जो है एब्राइट को आइडिया मिला अपनी नई थ्योरी के लिए जो कि सेल की लाइफ के बारे में थी। और वो कब उसको आइडिया आया, वो उसको आइडिया तब आया जब वो जो है एक हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर का एक्सरे फोटो देख रहा था। उस एक्सरे फोटो को देखते देखते उसको आइडिया आया कि अब उसको जो है न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ पर जो है वर्क करना चाहिए। When he saw those photos, Ebright didn't shout, "Eureka!" or even "I have got it." जब उसने उन एक्सरे फोटोज को देखा तो एब्राइट जो है
चिल्लाया नहीं ये कहते हुए कि यूरेका या फिर मुझे मिल गया है, बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल्स। बल्कि उसको इस बात पर विश्वास हुआ कि उसको एक हार्मोन तो मिला ही है इंसेक्ट का, साथ साथ उसको जो है उन फोटोग्राफ से जो है इस चीज़ का भी जवाब मिला है जो बायोलॉजी की एक पजल है, एक पहेली है, अब उस पहेली का भी उसको जो है जवाब मिल गया। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कैसे एक सेल जो है अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ लेती है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। और आप सबको पता होगा, साइंस में आपने पढ़ा है कि डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेल के न्यूक्लियस में मिलता है, जो आपकी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ द सेल, ये सेल के फंक्शन को और उसके फॉर्म को जो है डिटरमाइन उसको तय करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इसीलिए डीएनए जो है लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। और एब्राइट और उसका कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग जो है पूरी रात भर जो है काम करते रहे, वो पिक्चर्स बनाते रहे, वो प्लास्टिक के मॉडल बनाते रहे मॉलिक्यूल्स के, ये दिखाने के लिए कि क्या हो सकता है, ये शो करने के लिए। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और बाद में दोनों ने मिलकर के जो है वो थीसिस तैयार करे, वो सिद्धांत तैयार, वो पेपर्स तैयार करे जिसमें कि जो है इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें इस थ्योरी का जो है पूरा डिटेल था। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। और एब्राइट जो थे वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से सबसे बड़े सम्मान के साथ जो है अपने 1510 स्टूडेंट्स की क्लास में सेकंड पोजीशन पर आए थे। सेकंड पोजीशन पर से उन्होंने जो है सेकंड पोजीशन पर वो ग्रेजुएट हुए थे। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और एब्राइट जो है फिर बाद में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बने। देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वहाँ पर उन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स किए आगे के अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। अगर वो थ्योरी जो है सही साबित हो गई तो लाइफ के जो प्रोसेस है उसका एक बहुत बड़ा स्टेप समझने में जो है हेल्प मिलेगी। इट माइट ऑल्सो लेड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड अदर डिजीज, और इससे साथ साथ नए आइडिया मिलेंगे कुछ प्रकार के कैंसर और दूसरी बीमारियों से रोकथाम करने के लिए, उनसे बचाव करने के लिए। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और बच्चों ये सब कैसे संभव हुआ? एब्राइट की जो है साइंटिफिक उत्सुकता जो थी, उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी, उसके कारण हुआ ये सब। His high school research into the purpose of the spots on the monarch pupa eventually led him to his theory about cell life। और हाई स्कूल रिसर्च जो उसकी थी कि मोनार्च प्यूपा के बॉडी पर ये जो स्पॉट्स हैं इनका क्या उद्देश्य है, क्यों 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, उस रिसर्च ने जो है आगे जो है जाकर के उसकी जो थ्योरी थी सेल लाइफ के ऊपर, उसको जो है आकर के उसने उसकी तरफ वो लेकर के गई। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन interested in science since he began collected butterflies but not so deeply that he doesn't time for other interest। इसके जो साइंस में इंटरेस्ट था वो तभी शुरू हो गया था जब इसने तितलियाँ इकट्ठी करनी शुरू करी थी, लेकिन इतनी गहराई से नहीं था कि जो है उसको जो है ना इतना समय नहीं था, दूसरी चीज़ों में भी इंटरेस्ट के लिए था। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर, वो एक चैम्पियन डिबेटर थे, अ पब्लिक स्पीकर, और वो पब्लिक स्पीकर थे, अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, और वो जो है एक अच्छे कैनोइस्ट थे और साथ साथ में वो जो है ऑल राउंड आउटडोर पर्सन भी थे। यानी कि वो ना सिर्फ जो है उनका साइंस में इंटरेस्ट था, इन चीज़ों की तरफ थे, वो एक बहुत अच्छे चैम्पियन स्पीकर थे, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छे नाविक थे, और वो सभी तरह के जो इंटरेस्ट में जो है पार्टिसिपेट करते थे, हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे, ऑलराउंडर थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स।
वो एक बहुत अच्छे, बहुत ही एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, खास तौर पर जो नेचर है आपका, आपकी जो प्रकृति है और जो साइंस की जो फेयर्स होती हैं, साइंस की जो एग्जीबिशंस होती हैं, उनकी फोटोग्राफी किया करते थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट। हाई स्कूल में तो वो एक सीधे साधे से स्टूडेंट थे, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि लर्निंग ईजी थी। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, क्योंकि उनके लिए पढ़ना लिखना आसान था, उनको जल्दी से वो सब कुछ सीख जाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बहुत सारी एनर्जी डिबेटिंग में और जो उनके जो वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के जो क्लब थे, उनकी जो डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स थे, उनमें मॉडल कॉम्पिटिशन्स थे, उनकी तरफ को उन्होंने जो है अपनी एनर्जी उसमें लगाई। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वेयर हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। उसका एक एडमायरर भी उसको मिला, उसके प्रशंसक मिले, उसकी प्रशंसा करने वाले उसके टीचर थे रिचर्ड ए वेयर, जो कि उसके सोशल स्टडी के, सोशल साइंस के टीचर थे और उसके एडवाइज़र भी थे दोनों क्लास में। मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, वो कहते हैं वो मेरे लिए परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड। एब्राइट कहते थे कि उसके टीचर उसके लिए परफेक्ट पर्सन थे, क्योंकि वो उसके माइंड को जो है नए नए आइडियाज़ के लिए ओपन करते रहते थे। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। मिसिज वेयर, what pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interest। और रिचर्ड जो है ना हमेशा से जो है एक्स्ट्रा एफर्ट करता था, उसकी टीचर कहती हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी बात उसकी लगती थी कि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति था जो रात में 3 से 4 घंटे जो है बैठ करके जो है ना डिबेट की रिसर्च करता था, डिबेट्स पर रिसर्च करता था, वाद विवाद पर जो है रिसर्चिंग करता रहता था। और उसके अलावा जो है वो अपनी बटरफ्लाइज और दूसरे इंसेक्ट्स पर भी जो है अपनी रिसर्च वर्क को जारी रखता था। उसके जो अदर वर्क थे वो उन्हें भी करता था, उनके साथ साथ वो रात को जो है 3 से 4 घंटे डिबेट के लिए भी जो है तैयारी करता था। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेयर कंटिन्यूड। मिस्टर वेयर कहते हैं, उसके टीचर जो हैं वो कहते हैं कि जो है वो बहुत अच्छा जो है कॉम्पिटिटिव था, बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन वो किसी बुरी सेंस में जो है, बुरे रूप में जो है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता था। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड जो है ना इन चीज़ों में इसलिए रुचि नहीं रखता था कि उसको जीतना था केवल जीतने के उद्देश्य से, या उसको जो है इनाम जीतना होता था। रिचर्ड रैदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, बल्कि वो इसलिए जीतता था, इसलिए जीतना चाहता था क्योंकि जो है वो हर एक काम जो है, जो भी वो काम करता था उसे वो सर्वश्रेष्ठ करने का सोचता था। हमेशा से हर एक काम को जो है परफेक्टली सबसे अच्छा करता था, बेस्ट करता था, हर काम को वो अच्छा करने के लिए वो जीतता था कि मेरा जो भी मैं वर्क है उसे इतना अच्छा करूं, और वो अच्छा करते करते ही जीत जाता था। फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और उसका कारण जो था, उसका जो उद्देश्य था ये सब करने का, वो बिल्कुल सही था कि वो बेस्ट बनना चाहता था, सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, और यही एक महत्वपूर्ण कारक है उनके वैज्ञानिक बनने में। द स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न। आपको जो है कुशाग्र बुद्धि से शुरुआत करनी है, जिज्ञासा को उसमें जोड़ना है, और साथ में जो है जीतने की इच्छा को उसमें मिलाना है। इन्हीं सारे कारणों के, और जीतने की जो इच्छा है वो एक सही कारण के लिए होनी चाहिए, उचित पर्पस के लिए होनी चाहिए, और आप जो है कामयाब हो जाते हो। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और एब्राइट में सारे गुण थे। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और वो समय जब उसने जो है मोनार्च एक्स, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स नाम की बुक जो है उसने जो है पढ़ी थी, उस बुक ने जो है साइंस की दुनिया में उसके जो डोर्स खोले थे, साइंस की दुनिया में जो उसका प्रवेश कराया था, उसकी एंट्री कराई थी, तब से लेकर जो है रिचर्ड ने जो है ना कभी भी जो है उसके अंदर साइंटिफिक जो जिज्ञासा थी वो उसने कभी भी उस जिज्ञासा को ख़त्म नहीं होने दिया, उसे खोने नहीं दिया। उसकी वो जिज्ञासा बढ़ती ही चली गई और वो कामयाब होता चला गया। आई होप बच्चों आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।